हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जेएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आपदा प्रबंधन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर दिया, आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है आपदा प्रबंधन का 2025 के नाम से, ठीक है। तो अगर आप 10th की एग्जाम 2025 में देने वाले, खास करके बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल हम 40 प्रश्न डिस्कस करने वाली है सीरीज में। तो 10 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, 11वां प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। और 40 प्रश्न से एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपदा प्रबंधन उसी में से लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। तो 11 नंबर प्रश्न बोलता है कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, भूकंपीय तरंगों के नाम लिखें। तो भूकंपीय तरंग क्या होता है। तो भूकंपीय तरंग जो होता है, तो भूकंप की स्थिति में भूमि के विभिन्न प्रकार की कंपन करती है। भूकंप की स्थिति में भूमि विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कंपन करती है, ठीक है। तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। जब पृथ्वी में भूकंप आती है, आप देखे होंगे कि आपके जो आस पड़ोस में या आपके जीवन में कभी भी भूकंप आया होगा, तो भूकंप आते हैं तो पृथ्वी कंपन करने लगती है। तो पृथ्वी जो कंपन करने लगती है ना, तो उस कंपन को ही जो क्या कहा जाता है, भूकंपीय तरंग कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि भूकंप की स्थिति में भूमि विभिन्न प्रकार की कंपन करती है, तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे निम्नलिखित है, ठीक है। तो ये जो भूकंप के दौरान कंपन उत्पन्न होता है पृथ्वी में, उसी को हम लोग भूकंपीय तरंग कहते हैं। समझ में आया। और ये जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो टोटल जो है 3 प्रकार के भूकंप का तरंग है। पहला है प्राथमिक तरंग, जिसको पी तरंग के भी नाम से जाना जाता है। तो भूकंप के जो प्राथमिक तरंग है उसको पी तरंग कहते हैं, यानी कि प्राइमरी तरंग कह सकते हैं, प्राइमरी वेव कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उसको देखिए, प्राथमिक तरंग का नाम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी वेव, इसलिए इसको पी तरंग कहा गया। दूसरा हो जाता है द्वितीयक तरंग, जिसको सेकेंडरी वेव भी कह सकते हैं, इसलिए इसको एस तरंग कहा जाता है। और इसका जो है दीर्घ तरंग, यानी कि लार्ज वेव कहते हैं, तो इसको दीर्घ तरंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार की तरंग होती है। तो प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। इंग्लिश में कहे तो पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, यानी कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लार्ज वेव, ठीक है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि तरंग किसे, भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भूकंप और सुनामी में निम्नलिखित अंतर है। देखिए, भूकंप में जब पृथ्वी के भीतर हलचल से धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है, तो इसे हम लोग भूकंप कहते हैं, जिससे भूमि कांपने लगती है। भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे जब हलचल होता है, जब पृथ्वी का प्लेट आपस में टकराता है या मैग्मा निकलता है, तो एक कंपन उत्पन्न होता है। तो उस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। उस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, जिससे भूमि कांपने लगती है, जिससे जमीन हमारा जो है कांपने लगता है, ठीक है। भूकंप की स्थिति में भूमि के कंपन से काफी तबाही तथा जान माल का नुकसान होता है। जब भूकंप आती है तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं कंपन के कारण, जिससे जान माल की नुकसान होती है। उसी प्रकार जब हम सुनामी की बात करते हैं, देखिए ये 3 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है अंतर में। अगर अब ये 5 नंबर का पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप 5 को पॉइंट या 4 को पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ सुनामी में भी 4 को पॉइंट दे सकते हैं, भूकंप से संबंधित और भी भूकंप से संबंधित पॉइंट दे सकते हैं कि भूकंप जब आती है तो हमें फिर बड़े भूभाग में रहना चाहिए। इस प्रकार के उसका बचाव का कुछ उपाय भी दे सकते हैं, ठीक है, अंतर में। उसी प्रकार जब सुनामी की बात करते हैं, तो सुनामी क्या होता है, तो जब समुद्र में लहरें होती है ना, लहरें के कारण जो तबाही आ जाता है, लहरें के समुद्र के पानी लहर से जो है बाहर आकर तबाही ला देता है, तो उसे हम लोग जो है सुनामी कहते हैं। देखिए, जब भूकंप सागरीय तल पर उत्पन्न होता है तो इसे सुनामी कहते हैं। इसे सागरीय जल तटीय क्षेत्रों की ओर तेज धारा के साथ, फिर नेक्स्ट वाले पीडीएफ में तो इतना ही हम समझते हैं कि तेज धारा के साथ जो है बाहर आ जाती है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं, तेज धारा के साथ बहने लगता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग जो है, एक मिनट जी, बहने लगता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। होता क्या है कि देखिए, भूकंप और सुनामी में आप बेसिक सा अंतर हम बता देते हैं। जब जमीन के नीचे, मान के चलिए कोई जमीन है, ठीक है, इस जमीन के नीचे अगर कंपन होगा, ये जमीन है, ठीक है, जमीन के नीचे कंपन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे भूकंप। और जब समुद्र के नीचे
किसके नीचे? तो जब समुद्र के नीचे कंपन होगा, समुद्र के नीचे कहेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी। तो जमीन के नीचे जब कंपन होता है तो पृथ्वी के पूरे भूभाग में कंपन होते चला जाता है और उस भूभाग के कंपन होने का जान माल की हानि होती है। जबकि सुनामी में क्या होता है? जब समुद्र के नीचे कंपन होता है तो समुद्र के पानी में लहरें उत्पन्न होती है और वो लहर जो है क्या होता है? तेज बहाव के साथ जो है तटीय क्षेत्र में आ जाता है, जिससे बहुत सारे जान माल की हानि होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी की स्थिति में जल के तेज बहाव से तटीय क्षेत्रों में काफी तबाही एवं जान माल का नुकसान होता है। सुनामी क्या होता है कि समुद्र के पानी बहुत तेज बहाव से जो है तटीय क्षेत्र में आ जाता है, जिससे हम लोग को बहुत सारा नुकसान हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय को बतावे। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय को बतावे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी से बचाव के निम्नलिखित 3 उपाय हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुनामी से बचाव के निम्नलिखित 3 उपाय हैं। निम्नलिखित 3 उपाय हैं। पहला है समुद्र के तटीय क्षेत्रों के समीप में मैंग्रोव वनस्पति को लगाने का कार्य करना चाहिए। तो सुनामी से बचाव, सुनामी में होता क्या है बेसिकली? तो सुनामी में होता है समुद्र के नीचे कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन से समुद्र में जो है लहरें उत्पन्न होती है, वो लहर के कारण जो पानी तटीय क्षेत्र में आ जाता है। तो उस तटीय क्षेत्र में पानी को आने से रोकने के लिए क्या करेंगे? तो मैंग्रोव वनस्पति जो है, जो समुद्र के पानी में उगने वाले वनस्पति होते हैं, उस नमकीन पानी में उगने वाले वनस्पति, उसको समुद्र के किनारे लगाना चाहिए, जिससे जो वो पानी जब जो है लहर के साथ बाहर आए तो वो वनस्पति जो उसको रोक दे, ज्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाने दे। ठीक है, दूसरा, तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को सुनामी से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है कि सुनामी से बचने के लिए जो है लोगों को, जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, मछुआरे होते हैं, उनको जो इससे बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और तीसरा हो जाएगा समुद्र के तट में कंक्रीट तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए। आप देखिएगा कि जो मुंबई वगैरह सब का जो मरीना बीच है, मरीन ड्राइव सब है, तो वहां पर जो है देखिएगा समुद्र के किनारे त्रिकोण टाइप का जो है इस टाइप का पत्थर रखा रहता है। ठीक है, इस टाइप का पत्थर रखा रहता है, तो वो क्या करता है कि सुनामी के पानी को जो है बाहर आने नहीं देता। समुद्र के पानी जब तेज लहरों के साथ बाहर आते तो बहुत हद तक उसको रोक देता है। तो कंक्रीट का जो है तटबंध बना दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो क्या बोल रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, यहां सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं। उचित समय में राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल और सहज बनाएं। देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि आकस्मिक आपात आ जाए, आकस्मिक मतलब तुरंत, मतलब बिना सूचना के कोई आपदा आ जाता है, तो उसको बिना सूचना के जब कोई आपदा होता है, जैसे कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो मोटरसाइकिल में एक फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। वो क्या रहता है कि आपको तुरंत जो है उपचार के लिए, अगर हाथ वगैरह में चोट लगे तो उपचार के लिए बैंडेज उंडेज आपको रहता है मोटरसाइकिल में। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है जिस क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र है या जहां पर आपदा प्रबंधन की संभावनाएं रहती है, तो उस क्षेत्र में जो सरकार को एक टीम गठित कर देना चाहिए, जिसको हम लोग कहेंगे आकस्मिक प्रबंधन। मतलब जो आपदा आने से पहले वो पूरा तत्पर रहे कि अगर आएगा तो तुरंत ये काम किया जाएगा, आएगा तो। देखिए, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन जो होता है, खास करके जो पुलिस ही सब होती है, उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? इसके लिए वो क्या है करे कि आवश्यक राहत शिविर का बनाए और क्या करे कि प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उसके पास होनी चाहिए, जैसे एम्बुलेंस हो गया, डॉक्टर हो गया, आग बुझाने का मशीन हो गया। ठीक है, ये सब की आपके उसके पास व्यवस्था होनी चाहिए और वो तुरंत, मतलब एक कॉल पे जो विदिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के अंदर जो है पूरा वो आकर जो है उसको रोकने को पाए। अगर मान के चलिए आप आकस्मिक प्रबंधन आपके गांव में है, एक एग्जांपल से हम बताते हैं कि आपके गांव में किसी जगह आग लग गई। ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन है आपके सामने, वहां आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस गाँव में रह रहे हैं, वहां पर आकस्मिक प्रबंधन है, मतलब तो वहां पर आप कॉल किए तो 10 मिनट में आया, वो आके आग बुझा दिया। अगर आकस्मिक प्रबंधन नहीं रहेगा
तो क्या होगा, आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बुलाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से आने में उसको 4 घंटा लगता, तब तक तो पूरा एरिया जलकर, पूरा जगह जलकर राख हो जाता है। ठीक है, तो आकस्मिक प्रबंधन होना चाहिए, जो स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें, खास करके पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि आग लगने की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, उल्लेख करें। देखिए, आप ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी दे सकते हैं या मेरा लिखा हुआ है वो आप याद कर सकते हैं। तो आग लगने की स्थिति में इससे बचने के लिए निम्नलिखित प्रबंधन किया जाना चाहिए। पहला, आग में फंसे हुए लोगों को, मवेशी को, मकान के भीतर के सामानों को बाहर निकाल लेना चाहिए। जब भी आग लगता है तो सबसे प्राथमिक काम यही होता है, सबसे पहले आदमी को, जो भी फंसे हैं आदमी, उसको, मवेशी को, उसके बाद जो सामान, कीमती सामान, उसको आग लगने के समय में पहले बाहर निकाल लेना चाहिए। घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। घायलों को, जो भी जल उल गए हैं, उनको तुरंत जो है हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। और तीसरा, आग के फैलाव को रोकना, ताकि आग के आसपास के इलाके में न, और आग के फैलाव को रोकने की कोशिश करना चाहिए, जिससे जिस जगह पे आग लगे हैं उसके अगल बगल इलाके में भी जो है आग न लग जाए, ये काम करना चाहिए। अब देखिए, ये जो प्रश्न पूछता है 3 नंबर में पूछा है, अगर यही आपको जो है 5 नंबर में पूछा रहता है तो इसका 6-7 उपाय बता सकते हैं कि घर के आगे जो अगर कहीं पर बालू उलू है तो बालू से आपको बुझाने की कोशिश करना चाहिए, अग्निशामक को फोन कर देना चाहिए। ठीक है, पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को बुला लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 5 पॉइंट, 6 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर के हिसाब से है। अगर 5 नंबर के हिसाब से रहेगा तब तो आप घ नंबर जोड़ सकते हैं कि अग्निशामक को फोन करना चाहिए, अंगा नंबर जोड़ सकते हैं, या 4 नंबर जोड़ सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन को बुला लेना चाहिए। और उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर बालू से, या बालू का इकट्ठा करके, या पानी से आग के बुझाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने से प्रमुख कारणों को निम्नलिखित, प्रमुख कारणों को लिखिए। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देखिए, जो सामान्य संचार व्यवस्था क्या होता है, अब पहले के जमाने में टेलीफोन होता था, अभी के जमाने में अब टावर होता है। ठीक है, तो समान संचार व्यवस्था होता है, जो हम लोग जो आम भाषा, आम जो बातचीत कर लेते हैं मोबाइल को, उसको कहते हैं समान संचार व्यवस्था। या टेलीविजन का जो हम लोग टीवी पर न्यूज वगैरह देख लेते हैं, उसको सामान्य संचार व्यवस्था कहते हैं। तो समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, केबल का टूट जाना। पहले के जमाने में जब टेलीफोन होता था, टेलीफोन का जो केबल होता था वो टूट जाता था, तो जिससे संचार व्यवस्था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है कॉल नहीं हो पाता था, बातचीत नहीं हो पाती थी। बिजली आपूर्ति का बाधित होना, कहीं पर भी अगर बाढ़ आ जाती है तो उस क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि करंट लगने की दिक्कत हो जाती है, और बहुत सारे जो है बिजली का पोल होता है वो गिर जाता है, तार पानी में गिरा रहता है, जिस वजह से उस क्षेत्र में बिजली नहीं हो जाती, तो बिजली बाधित हो जाती है, जिस वजह से जो है मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं कर पाते हैं और आपसे बातचीत नहीं हो पाती है। संचार भवनों के गिर जाने या ढह जाने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना, जैसे टावर वगैरह सब बाढ़ में गिर जाते हैं तो उससे भी संचार नहीं हो पाता है। ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, उसका ये टावर हो गया, उसका संचार भवन, जहाँ से जो है पूरा टावर का एक कंट्रोल यूनिट होता है, वो कंट्रोल यूनिट अगर टूट जाता है तो वहाँ से भी जो है आपका फिर संचार एक जगह से दूसरी जगह आप कनेक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 आपका प्रमुख कारण हम बता दिए हैं, जो कि 3 नंबर और 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा करें। देखिए, तो देखिए, प्राकृतिक आपदा में जो उपयोग होने वाले एक वैकल्पिक संचार माध्यम, मतलब कि कितनों भी बड़ा आपदा आ जाए खास करके, तो उसमें एक वैकल्पिक, मतलब एक अलग से संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसका, जैसे कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाला रेडियो संचार एक वैकल्पिक संचार का माध्यम। देखिए, रेडियो जो होता है ना, रेडियो के लिए कोई टावर नहीं चाहिए, कोई अलग से एंटीना नहीं चाहिए। रेडियो के लिए क्या होता है कि सैटेलाइट से, अधिकतर अब तो सैटेलाइट वाला चल गया है, तो सैटेलाइट से रेडियो का कंट्रोल हो जाता है। तो रेडियो के माध्यम से जो है हम लोग संचार कर सकते हैं। सरकार को अगर कोई मैसेज भेजना होगा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, तो रेडियो के माध्यम से भेज सकते हैं। रेडियो संचार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उपयोग आने वाला एक महत्वपूर्ण संचार है। रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। रेडियो से विभिन्न सूचना को प्राप्त कर आपदा प्रभावित
लोगों की सहायता किया जा सकता है। तो रेडियो के माध्यम से जो है सरकार का सूचनाएं हम पहुंचा सकते हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रश्न है कि सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप सिंपल सी एक बात याद रखें कि पेड़ पौधे को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो सुखाड़ में मिट्टी की नमी बहुत कम हो जाती है, तो मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए कई उपाय हैं। इसके लिए खेत या जमीन के टुकड़े के चारों ओर घास का आवरण बना दिया जाए ताकि धूप का प्रभाव मिट्टी पर कम पड़े तथा खेतों में नमी बना रखे। खेतों की गहराई जुताई किया जाना चाहिए, गहराई से जुताई किया जाना चाहिए। दो काम कर सकते हैं। पहला नंबर कि खेतों के चारों तरफ जो है हम क्या कर सकते हैं, घास लगा सकते हैं, और घास लगा देंगे तो क्या होगा कि धूप का प्रभाव उसके ऊपर कम पड़ेगा। दूसरा नंबर, खेतों की गहराई से हम जुताई कर सकते हैं। तीसरा नंबर, पेड़ पौधे अगल बगल लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा पेड़ पौधे जो कम पानी का उपयोग करे, कम पानी में ही वो जीवित रह सके, उस प्रकार के पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। तो ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद आगे है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो प्राकृतिक आपदा क्या होता है? तो प्राकृतिक आपदा होता है कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित हो, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी आदि आपदाएं प्राकृतिक कारणों से होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो प्रकृति के कारण जो प्राकृतिक रूप से आपदाएं आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा आपदा या वैसा घटना जो प्राकृतिक कारणों से होता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा क्या होता है? तो मानव जनित आपदा क्या होता है कि वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में उत्पन्न होता है, वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों मतलब मानव के गलती के कारण जो प्राकृतिक में उत्पन्न होता है उसे मानवीय आपदा, मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, जैसे आग लग जाना हो गया, जैसे बम विस्फोट हो गया, ये सब मानव जनित आपदा है। अब प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या डाल सकते हैं? तो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण रख सकते हैं कि भूकंप का आ जाना, सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार राज्य के उत्तरी भाग में बाढ़ की समस्या सबसे अधिक है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो क्यों आती है और किस क्षेत्र में अधिकतर आती है। तो देखिए, बिहार राज्य के उत्तरी भाग में जो मान के चलिए बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य की जो उत्तरी भाग है ये आपका उत्तरी भाग है। तो बिहार राज्य के उत्तरी भाग में जो है हर साल प्रत्येक साल बाढ़ आती है। तो बाढ़ की समस्या अधिक है। अधिक वर्षा होने से इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियां जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि का जल स्तर बढ़ने लगता है। जब इस क्षेत्र में खास करके नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उस अधिकतर नदियां जो भी है, कोसी हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, ये सब जो नेपाल से संबंधित नदियां हैं, तो नेपाल में जब बारिश होती है या उत्तरी भारत में जब अधिक बारिश होती है तो इस बारिश के कारण जो है इस नदी का जो जल स्तर बढ़ने लगता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन व्यवस्था जैसे सड़क, रेल मार्ग आदि टूट जाता है, जिससे क्या होता है यातायात के साधन समाप्त हो जाते हैं, सड़क वगैरह, रेल मार्ग सब टूट जाते हैं। ठीक है, फसलों की क्षति होने से किसानों का काफी हानि हो जाता है। पानी जब खेत में प्रवेश कर जाती है तो सभी फसल खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को काफी हानि होता है। बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, कटिहार, अररिया आदि जिलों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। जो भी बिहार राज्य हैं, बिहार राज्य के जो जितने भी जिले हैं, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सहरसा हो गया, कटिहार हो गया, अररिया हो गया, इन सब जिलों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बिहार के उत्तरी भाग में बहने वाली कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी बाढ़ से काफी तबाही मचाती है। देखिए, बिहार में जो प्रत्येक साल बाढ़ आती है उसका सबसे प्रमुख कारण है कोसी नदी। ये कोसी नदी ऐसा नदी है कि जो प्रत्येक साल बाढ़ लाती है और बिहार में सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। ठीक है, तो इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का क्या कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न आपदा प्रबंधन का डिस्कस किए हैं। अगर इस वीडियो का जो है पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है 620032
1136। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर पीडीएफ आपदा प्रबंधन के चाहिए तो ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।